साकार करें सपने अपने। नमस्कार। आज आपका मेरे शो में बहुत बहुत वेलकम है, इसलिए भी क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ सीता जी और राम जी की वेडिंग एनिवर्सरी के बारे में। अब इनकी वेडिंग एनिवर्सरी तो है, लेकिन आप अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो, इस बारे में मैं बात करूँगी। इन खास दिनों में हम क्या खास कर सकते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ शुभ हो। देखिए, विनायक चतुर्दशी और साथ साथ विवाह पंचमी साथ साथ आता है। अब इन दिनों हम कुछ बेहद खास कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ स्पेशल हो। ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी शादी नहीं हो रही है, जब आप शुभ दिनों में कोई खास उपाय करते हैं तो आपके रिजल्ट्स कई गुना ज़्यादा बेटर हो जाते हैं। जैसे किसी को नॉर्मल दिनों पे मिलना और बर्थडे पर स्पेशल विश करना डिफरेंट होता है, ऐसे ही शुभ दिनों में उपाय करने से चीज़ों के रिजल्ट मैग्नीफाई हो जाते हैं। तो क्या खास आपको करना है, कैसे करना है, विनायक चतुर्दशी पर, लाभ पंचमी पर, विवाह पंचमी पर मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, आपको बताते हैं डिटेल में कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। देखिए, महीने में 2 बार चतुर्दशी आती है। एक कृष्ण पक्ष की, यानी कि जब अंधेरी रातें होती हैं तो उसको बोलते हैं संकष्टी चतुर्दशी, और शुक्ल पक्ष की, यानी कि जब चांदनी रातें होती हैं, अमावस्या के बाद जब चांद बढ़ रहा होता है तो तब विनायक चतुर्दशी आती है। तो विनायक चतुर्दशी के दिन अगर हम अच्छे से पूजा करें, उपाय करें, तो इसके रिजल्ट प्रॉस्परस मिलते हैं और ज़रूर मिलते हैं, जैसे पैसा, नौकरी, खुशियाँ, शादी, हैप्पीनेस, लक। ये सारे जो रिजल्ट हैं ये हमको विनायक चतुर्दशी पे उपाय करने से मिलते हैं। अब आपको कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ताकि इसके रिजल्ट आपको ज़रूर मिल सकें। देखिए, विनायक चतुर्दशी पर आपको बेसिकली करना क्या चाहिए, आपको गणपति जी की अच्छे से पूजा अर्चना करनी चाहिए, गणपति जी का नाम लेना चाहिए, जाप करना चाहिए, अपने घर में गणपति यंत्र को लाना चाहिए। उसके बाद आपको मिट्टी, नींबू और नमक से उसको अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए ताकि एनर्जी क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको उन पे दूर्वा, चावल, घी, फूल, रौली, धूप दीप, लाल कलर के उनको वो गुड़हल के फूल होते हैं, बहुत पसंद होते हैं, मोदक, और साथ साथ पंचमेवा का भोग लगाना चाहिए। इसको करने के बाद आपको वहीं बैठकर ओम गण गणपते नमः का जाप करना चाहिए। ये करने के बाद आपकी जो जो एक तरह की जो पूजा है वो पूरी तरह से शुरुआत ले लेती है और इसके अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट हमको मिलने लगते हैं। क्योंकि इस समय जब आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो आपके लाइफ के सारे ऑब्स्टिकल्स निकल जाते हैं, आपकी ज़िंदगी के सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है। इस टाइम पर गणेश जी को मोदक के लड्डुओं का भोग लगाना, हरी मूंग की दाल चढ़ाने से, अपने घर पे पूजा पाठ करने से, ओम गण गणपते नमः का जाप करने से, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो आप विनायक चतुर्दशी पर कर कर अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि विवाह पंचमी एक्चुअली होती क्या है। आपको पता है कि श्री राम को जब पहली बार सीता माँ ने देखा था तो उनको देखकर ही लगा था कि मतलब मेरा ऐसा जीवन साथी होना चाहिए, और उसके बाद जनक जी ने स्वयंवर रचा। तो जब स्वयंवर रचा तो सीता माँ ने जब श्री राम को देखा तो उनके मन में बहुत ज़्यादा एक विचार उठने लगे। इतने में सब लोगों ने कोशिश करी धनुष बाण उठाने की, उठा नहीं पाए। इतने में विश्वामित्र ऋषि की आवाज़ आई श्री राम को कि उठो राम और धनुष तोड़ो शिव जी का। तो राम जी उठ चले, और जैसे ही श्री राम उठे धनुष की तरफ चलने लगे तो सीता माँ ने उनको देखा और मन में संकल्प किया कि ये शरीर जो है ये सिर्फ आपका रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो श्री राम जब आने लगे थे धनुष की तरफ तो उन्होंने सीता माँ की बात को जाना अपने मन में और समझा भी। उन्होंने धनुष बाण तोड़ा और सबकी मिथ्या जो थी वो टूट गई। ऐसे में श्री राम और जब सीता माँ का आपसी में सामना हुआ तो उनकी सहेलियाँ आसपास खड़ी रहीं, तो वो सहेलियों में ऐसे चमक रही थी कि जैसे एक छोटे छोटे फूलों में एक खूबसूरत कमल का फूल जो है वो सजता है, शोभित होता है। तो उनकी सहेलियों ने कहा कि अब आप वरमाला इन्हें पहनाइए। तो डरते डरते, वो बहुत ही खूबसूरत थी, तो डरते डरते उन्होंने श्री राम को वरमाला पहनाई। और जब उन्होंने वरमाला पहनाई तो ऐसा कहा जाता है कि नगाड़े बजने लगे। ना सिर्फ नगर में, आकाश में भी नगाड़े बजने लगे। देवी देवता और वहाँ पे सारे जो भी मौजूदा लोग थे सब उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। तो इसलिए इस दिन को विवाह पंचमी के तौर पे माना जाता है। देखिए, विवाह पंचमी की जो दिन होता है ये सीता माँ की सालगिरह की तरह से मनाया जाता है। तो सीता माँ की सालगिरह होती है, इस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। अब इस दिन आप क्या करें कि माँ की कृपा आप पर बरसे, आपको कैसे पूजा करनी है, क्या वरदान मांगने हैं, क्या उपाय करने हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल में।
जिस दिन विवाह पंचमी होती है उस दिन आपको नहा धोकर विवाह की संकल्पना लेनी चाहिए। उसके बाद आपको सीता राम जी की एक फ़ोटो को, या आपके घर में राम मंदिर हो उसको स्थापित करना चाहिए, या हो तो अच्छे से साफ़ सुथरा करके पंचामृत से उनको अच्छे से शुद्ध कर कर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस समय आपको श्री राम और माता सीता का पीले रंग के कपड़े से गठबंधन करना चाहिए। फिर जब आप गठबंधन कर दें तो इस गठबंधन के अंदर थोड़े से फूल और रौली ज़रूर डालें। इस गठबंधन के जो कपड़ा आपने इस्तेमाल किया ये पीला रंग का होना चाहिए और इसको फिर अपने पास आप रख लीजिए। इसके बाद आपको उनका जाप करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, नहीं तो आप रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं। इस दिन श्री राम का पाठ, उनका बालकांड और सीता और राम जी की शादी का जो पाठ होता है या पूरे रामचरितमानस का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। आपके पूरे घर की शुद्धि हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। अब बात करते हैं आज की खास एस्ट्रो टिप का। क्योंकि विवाह पंचमी की बात हो रही है, आपको बताती हूँ कि विवाह पंचमी के दिन अपने पार्टनर के साथ मंदिर में जाकर अपने आप को मौली के साथ 3 बार लपेटकर किसी अच्छे रिश्तेदार से, मतलब जो आपके लिए पॉजिटिव सोचता हो, 3 गांठ बना दें। वहाँ पे खड़े होकर श्री राम और सीता माँ को याद करें और लक्ष्मी जी और विष्णु जी को याद करें। 108 बार जाप करने के बाद उस धागे को अपने पैरों या सिर से निकालकर हमेशा अपने पास रखने पर आपका रिश्ता हमेशा मजबूत रहता है। देखिए, विवाह पंचमी पर आपको किस तरह के वरदान मांगने चाहिए। बेसिकली ये उन लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहता है पूजा करना भाई जिनकी मैरिज में डिस्टर्बेंस चल रही हो, शादी में दिक्कतें आ रही हों, हस्बैंड वाइफ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो, शादी हो ही ना रही हो, रिश्ते बार बार टूट जाते हो। ऐसी सब सिचुएशंस में विवाह पंचमी के दिन अगर आप अच्छे से जाप करते हैं, वरदान मांगते हैं, तो आपके वरदान पूरे ज़रूर होते हैं। अब आपको बताती हूँ कि विवाह पंचमी के दिन शादी क्यों नहीं होती। बहुत सारी जातियाँ ये मानती हैं क्योंकि सीता जी, राम जी ने शादी तो बहुत धूमधाम से करी, लेकिन उसके बाद वो वनवास पे चले गए, उनका अपहरण हो गया, राम जी को इतनी दूर जाना पड़ा, फिर इतने लोग मारे गए, युद्ध हुआ और युद्ध में जीतने के बाद अयोध्या वापस आने के बाद भी दोनों को अलग होना पड़ा। इसीलिए विवाह पंचमी के दिन बहुत सारे लोग अपने बेटे या बेटियों की शादी नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने शादी का पूरी तरह से सुख नहीं भोगा, पूरी तरह से शादी का योग नहीं भोगा, तो इसलिए इस दिन शादी के लिए बहुत सारे लोग कतराते हैं। देखिए, ये तो बात आपको समझ में आ गई कि आपको क्या करना है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अगर शादी में दोष आ रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो आपको उसको कैसे दूर करना है और इसके कैसे जो रिलेटिव सिम्टम्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली आपको समझाती हूँ। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली 7th हाउस जो है ये शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 7वां घर जो होता है आपके स्पाउस का, आपके जीवन साथी का होता है, और 9वां घर आपकी किस्मत और एक किस्मत का ताला खोलने का होता है। तो अगर आपकी 7वें घर की अंतरदशा चल रही हो या दशा चल रही हो और उसमें 9वें घर की अंतरदशा आ जाए तो भी शादी के योग बनते हैं। 9वें घर की अगर दशा चल रही है और 7वें घर की अंतरदशा आ जाए तो शादी के योग ज़रूर बनते हैं। इसी तरीके से अगर गोचर में आपके जुपिटर आ जाए, लगन में जुपिटर आ जाए ट्रांजिट में, इस समय ट्रांजिट के हिसाब से, तो उससे भी शादी के योग बनते हैं। जुपिटर एक्टिव कर देता है क्योंकि शादी का कारक माना जाता है, आपके साथ लोगों को ऐड किया जाता है, शादी के संयोग खोले जाते हैं, तो जुपिटर के ट्रांजिट के समय पर भी शादी के पूरे योग बनते हैं। देखिए, अगर अब शादी का कोई दोष हो तो हम करें क्या। सबसे पहले आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए जिससे मंगल दोष उतरते हैं। सूर्यदेव की उपासना करने पर सूर्य से रिलेटेड दोष उतरते हैं। इसी तरीके से जुपिटर को खुश करने के लिए थर्सडे की फास्टिंग कर सकते हैं आप। अपना सिर साउथ ईस्ट की तरफ करके सोने पर शुक्र बलवान होता है। इस तरह से छोटी छोटी रेमेडीज़ कर कर आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं और अपने शादी के इस योग को दूर कर सकते हैं। आपका कल का दिन कैसा रहेगा, कल के दिन आपको क्या करना है अपने दिन को लकी बनाने के लिए, ये मैं कल से शुरुआत करूंगी। आपकी खास डिमांड पर कल से मैं भाग्य मीटर की शुरुआत कर रही हूँ, तो कल का शो ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ उनका जिनका बर्थडे है, जिनका आज बर्थडे है, उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आने वाला साल आपके लिए थोड़े से चैलेंजेस ला सकता है। अपनी इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान दीजिएगा, देखिएगा आपकी इन्वेस्टमेंट्स और आपके इमोशन को कोई फ़ायदा ना ले। आपको अपने बर्थडे पर एक खास चीज़ करनी है, आपको लगातार ब्लैक चीज़ों का दान करना है हर सैटरडे, ताकि पूरा साल आपका शुभ रहे।
विवाह पंचमी के दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी जान लीजिए। एक तो इस दिन आप वेजिटेरियन रहिए, कहीं किसी चीज़ का नॉन-वेज और अल्कोहल का सेवन नहीं कीजिए। इसके साथ-साथ मंदिर ज़रूर जाइए। अपने घर में श्री राम की फ़ोटो है या राम दरबार है या सीताराम जी की फ़ोटो है तो उसको सजाइए, फूल माला चढ़ाइए। अपने घर में धूप बत्ती ज़रूर कीजिए, गूगल की धुन्नी ज़रूर कीजिए। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं रख सकते हैं तो इस दिन गरीबों को खाना खिलाइए। उनके महोत्सव की खुशी पर आप गरीबों को मीठा कुछ बाँटिए। घर में पीले मीठे चावल चढ़ाइए और कोशिश करें इस दिन लेदर आइटम्स का ना यूज़ करें, इस दिन ना उठाइए। खूब अच्छे से तैयार होकर शाम को मंदिर में दीपदान ज़रूर जलाइए। पीपल के पेड़ पर मीठा जल चढ़ाइए, वहाँ पर एक दीपक जलाइए। ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें आपको आज के दिन करनी चाहिए। इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए? अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोलें, किसी औरत की डिसरिस्पेक्ट नहीं करें, आपको गंदगी घर में नहीं फैलानी है, आपको कोशिश करनी है कि आप इस दिन मीठा बोलें, किसी से एग्रेसिव होकर बात ना करें। ये सारी चीज़ों का आप खास ख्याल रखें। अब लेते हैं हमारे फेसबुक का व्यूअर। आप हमें फेसबुक पे मेल कर सकते हैं, अपने मैसेज भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, आप हमारे मिस शो को यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। लेकिन आज के सवाल को लेते हैं। आज संजय का सवाल आया है हमारे पास जबलपुर से। संजय पूछ रहे हैं हमसे कि अगर उनको ऐसा लगता है कि उनकी बातचीत से सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, उनकी बातों को मिसअंडरस्टैंडिंग से लेता है, तो वो क्या करें? आपको रेड पेन से श्री राम लिखना है रोज़ 108 डेज 108 टाइम्स, ताकि आपका मंगल स्ट्रांग हो और आपकी बातों का इम्पैक्ट लोगों पर स्ट्रांगली और पॉजिटिवली पड़े। अब तक तो मैंने आपको बताया कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें कर कर हम इस दिन का खास फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपकी शादी किसी खास महीने में हुई, मतलब किसी महीने में तो शादी हुई होगी ना, उस महीने में अगर आपकी शादी हुई तो ट्रांजिट का या राशि का क्या इफेक्ट पड़ा आपकी शादी के ऊपर, आपकी शादी का क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आपकी शादी हुई 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच में, तो इसका जो राशि का इम्पैक्ट आपकी शादी पे पड़ेगा वो होगा एरीज का। ऐसे लोगों को एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। इस टाइम पर अगर आपकी शादी होती है और आप अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचर ऐड नहीं करते तो शादी में एक बोरियतपन आ जाती है। हाँ, इस टाइम पर अगर शादी हुई तो कपल्स के बीच एग्रेशन भी ज़्यादा होता है कि छोटी छोटी बातों पे भिड़ जाते हैं, एक दूसरे के काम में कई बार इंटरफेयर भी करते हैं। लेकिन अगर इन हैबिट्स को सुधार ले, एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें और मैरिज में एक एडवेंचर बनाकर रखें, एक स्पाइस बनाकर रखें, तो शादी बहुत अच्छे से चलती है। जिनकी शादी 20 अप्रैल से 20 मई के बीच हुई, उनकी शादी पर इम्पैक्ट आता है वृषभ राशि वाले लोगों का। इन लोगों की शादी वैसे तो हम देखा जाए टाइम के हिसाब से अच्छी नहीं मानी जाती, खास तौर पर बाकी सीजन्स में हिंदुस्तान में जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इनकी शादी का इम्पैक्ट ये होता है कि ये बहुत ही रोमांटिक कपल्स होते हैं। इस टाइम पर आप नोट करेंगे कि जो लोग डेट करना भी स्टार्ट होते हैं उनके बीच भी रोमांस बहुत रहता है। ये लोग एक दूसरे के साथ कोजी टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे की तरफ देखना, इनके रिलेशनशिप में एक रोमांस लंबे समय तक बना रहता है, एक एक्साइटमेंट हमेशा बनी रहती है। ये हस्बैंड अपने ऑपोजिट पार्टनर को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं और बहुत ही ज़्यादा जिसको हम बोलते हैं फ्लॉन्ट करते हैं अपने रिलेशनशिप को। इनको पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन बहुत अच्छा लगता है। अब उनकी बात करते हैं जिनकी शादी हुई 21 मई से लेकर 20 जून तक। इस बीच अगर आपकी शादी होती है तो आपकी शादी पर इम्पैक्ट पड़ता है मिथुन राशि का। अब मिथुन राशि का क्या इम्पैक्ट होता है कि इन लोगों की अगर आप राशि देखें तो एक मेल और फीमेल इकट्ठे हैं, तो इन लोगों का स्वभाव जो है ये ऑपोजिट नेचर का होता है, यानी कि स्प्लिट। तो कभी ये बहुत अच्छे होंगे, ऐसे लगेगा कि इनसे ज़्यादा अच्छा कपल नहीं है, और जब लड़ेंगे तो ऐसे लड़ेंगे कि जैसे हाथ में सिर्फ तलवार दे दो और एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। इतना ज़्यादा इनके अंदर स्प्लिट वेरिएशन होता है, कभी अच्छा कभी बुरा। इनकी शादी को चलाने का एक ही की है कम्युनिकेशन। इन दोनों को आपस में बात करना, लड़ना, लंबी लंबी फाइट्स करना, बातों को खींचना, पास्ट की बातों को लेकर आना अच्छा लगता है। लेकिन अगर ये कम्युनिकेट किए बिना सोए नहीं, यानी कि मुंह सुजाकर नहीं रहें, तो इनकी शादी के जितने भी डिस्टर्बेंसेस हैं वो खत्म हो जाएंगी। जिनकी शादी हुई 21 जून से लेकर 22 जुलाई के बीच में, तो आपकी शादी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है कैंसेरियंस का, यानी कि कर्क राशि वाले लोगों का। इनके बीच इमोशन बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों को लेकर ये बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग करते हैं, बच्चों को लेकर इनके व्यूज़ मिलते हैं, अपनी लाइफ पूरी तरह से बच्चों को डेडिकेट करते हैं। चिल्ड्रन ओरिएंटेड जो है इनका एनवायरनमेंट रहता है। हॉलीडे पर भी जाते हैं तो कोशिश करते हैं बच्चा साथ में रहे। तो एक बच्चों को लेकर इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। आपस में भी एक दूसरे से इंटरनली अटैचमेंट जिसको बोलते हैं करें। एक की तबीयत खराब होगी तो दूसरे को नींद नहीं आएगी, इतना ज़्यादा इनमें इमोशनल अटैचमेंट होता है। अब उनकी बात करते हैं जिनकी शादी हुई 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक। इस बीच जो आपके ऊपर इम्पैक्ट रहेगा वो रहेगा लियोस का।
यानी कि सिंह राशि का, ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, मतलब इनका कपल भी आपस में चलता है तो एक पावर कपल की तरह दिखता है। लोग इनकी चीज़ों में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते और ना ही इन्हें पसंद होता है। अगर इनका आपसी झगड़ा होता है तो कोशिश करते हैं खुद ही निपटा लें। अगर बाय डिफ़ॉल्ट इनके झगड़ों में इनके पेरेंट्स आना शुरू हो गए तो इनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग कभी भी नहीं बढ़ेगी। इनमें हमेशा एक पावर रोल होता है, एक जना ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है बजाय दूसरे के। अगर दूसरा नेचुरली सबमिसिव हो जाए तो शादी कभी नहीं टूटती है। अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अगर सुबह उठते ही एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा गुड़ यानी कि जैगरी खिलाएं तो रिश्ते में मिठास हमेशा बनी रहती है। अब उनकी बात करते हैं जिनकी मैरिज हुई 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक, यानी कि आपकी शादी पर जो इम्पैक्ट आता है वो आता है कन्या राशि का। कन्या राशि मतलब वर्गोस। इसमें क्या होता है कि आपकी मैरिज में कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने का पोटेंशियल रहता है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं भी चलता तो एक पार्टनर दूसरे को लेकर इनसिक्योर होता है और ये इनसिक्योरिटी टिल यू टर्न 50 बनी रहती है। ऐसे में आपको लगातार शिव जी और पार्वती जी का जाप करना चाहिए ताकि मैरिज में कोई भी इनसिक्योरिटी हो या निकल जाए। और एक दूसरे के फ़ोन को आप लोग स्टोल नहीं करें, एक दूसरे का मैसेज चेक करना, फ़ोन खोल के देखना, इस तरह से करने पर रिश्ते में और मिसअंडरस्टैंडिंग आती है। अगर कोई डाउट है तो बैठ के डिस्कस कर लीजिए ना। अब उनकी बात करते हैं जिनकी शादी होती है 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक। इसमें जो शादियां होती हैं इस पर जो इम्पैक्ट पड़ता है ये पड़ता है तुला राशि का, यानी कि लिब्रंस का। अगर आप लिब्रंस का साइन देखें तो वो तराजू जैसा है। इनकी मैरिज में भी सब कुछ बैलेंस्ड होगा। ये एक दूसरे के पेरेंट्स को भी बैलेंस अहमियत देंगे, एक दूसरे से बैलेंस बात करेंगे, अपने करियर को लेकर ओवर डिस्कशन नहीं करेंगे। इनकी ज़िंदगी में प्यार, इमोशन, पैसा, हर चीज़ जो है, एम्बिशन, एक तरीके से बैलेंस स्तर पे रहेगा। एक बैलेंस्ड मैरिज के रूप में ये देखी जाती है। ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर डिलते हैं और ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लड़ते हैं। जिनकी शादी आती है 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक, इन पे जो इम्पैक्ट पड़ता है ये पड़ता है वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो, तो इनकी लाइफ में जिसको वो पिक्चर बोलते हैं ना, लव, सेक्स एंड धोखा, वो सबसे ज़्यादा चलता है। मतलब आपस में एक दूसरे से छुपते छुपाते धोखा करना या ओवर पोजेसिव होना या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटीमेट होना, लंबी एज तक भी इंटीमेसी को बरकरार रखना, मतलब एक डीप जिसको हम बोलते हैं इंटीमेसी वाली मैरिज वो इनकी रहती है। और अगर इनको अपोजिट पार्टनर से वो इंटीमेसी नहीं मिलती तो धोखे के पूरे चांसेस होते हैं। तो अब ये नहीं कि आपकी शादी हुई और इस टाइम पर और आप आज अपने हस्बैंड से लड़ने लग जाए कि मैंने ऐसा सुना, ऐसी प्रोबेबिलिटी कही जाती है। लेकिन हाँ, आम तौर पर अगर जेनरिक डाटा को निकाला जाए तो ऐसे मैक्सिमम केसेस इस टाइम पर शादी पर देखे जाते हैं। जिनकी शादी होती है 22 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक, इन पर जो इम्पैक्ट होता है ये धनु राशि यानी कि सैजिटेरियन का होता है। तो ये लोग बड़े फोकस्ड होते हैं। अगर अपनी वाइफ से पैम्परिंग कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम होगा। वाइफ बहुत ज़्यादा चमचागिरी कर रही है तो लंबा जाकर मायके में स्टे करना होगा। यानी कि अपने फोकस के अराउंड ये अपने इमोशंस को दौड़ाते हैं। दे आर मोर फोकस्ड एंड प्रैक्टिकल रादर देन बीइंग टू इमोशनल इन द रिलेशनशिप। तो जब ये आपके साथ बहुत ज़्यादा ओवरली प्यार करें तो आपको ज़रा देखना पड़ेगा कि भैया अंदर क्या सीन चल रहा है, व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड इट। पर ये लोग अपने करियर को लेकर एम्बिशियस होते हैं, मतलब अपनी प्रैक्टिकलिटी को प्रायोरिटी बनाकर शादी में चलते हैं और इमोशंस को साथ में लेकर चलते हैं। तो इमोशनल फूल्स ये लोग नहीं होते हैं। अब उनकी बात करते हैं जिनकी शादी हुई 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में। आप पर जो राशि का इम्पैक्ट आता है ये होता है कैप्रिकॉर्न, यानी कि ऐसे लोग एक दूसरे के पीछे से बुराई भी करते रहेंगे, एक दूसरे को कोसते भी रहेंगे और रहेंगे भी साथ। इस टाइम पे मैरिजेस का मौसम बहुत अच्छा होता है, इस टाइम पे सर्दी भरा मौसम होता है, लेकिन महीना जो चल रहा होता है पो का महीना होता है। तो बहुत ज़्यादा शादियाँ आप इस टाइम पर नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम क्रिश्चियन कल्चर में देखें तो इस टाइम पर शादियाँ होती हैं। तो इस टाइम पर हिंदू कल्चर के हिसाब से बहुत ज़्यादा शादियाँ नहीं होती, इमीडिएटली 13-14 के बाद लोग शादियाँ कर लेते हैं। तो ऐसे में ये लोग एक दूसरे को लेकर कोसते भी रहते हैं और साथ भी रहते हैं, यानी कि ड्रैगिंग ऑन करके ये शादी चलते हैं। लेकिन इनकी शादी में एक स्ट्रेंथ, एक स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं, डिवोर्स के चांसेस कम होते हैं। अब उनकी बात करते हैं जिनकी शादी होती है 20 जनवरी से 18 फरवरी तक। अब बेसिकली देखिए, ये फाइनेंस को बहुत इंपॉर्टेंट रोल की तरह लेते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये कुंभ राशि का पीरियड है, यानी कि एक्वेरियंस का। इनको लगता है कि हम अपनी शादी से मैक्सिमम जूस और आउटपुट निकाल लें। ये हर चीज़ को ऑप्टिमम तरीके से जीते हैं। बहुत घूमने जाएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, एक दूसरे का पूरा साथ देंगे। इसको हम आइडल मैरिज कपल की तरह कह सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अपने इमोशंस का घड़ा भरते हैं, अपने पैसे का घड़ा भरते हैं, हर चीज़ में संजो कर रखते हैं। एक बात और बताऊं, इनकी शादी में कितनी भी प्रॉब्लम हो वो बात घर से बाहर नहीं जाती, इस चीज़ का ये पूरा ख्याल रखते हैं। अब उनकी बात करते हैं जिनकी शादी होती है 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक।
इन पर मीन राशि यानी कि पाइसेंस का इफेक्ट होता है। ये लोग लड़ाई झगड़े से बहुत डरते हैं, मतलब इनको लगता है चुपचाप निभा लो पर झगड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे में विमेन जो है बहुत सारे अपने करियर को सैक्रिफाइस कर देती हैं क्योंकि उनमें अपने हस्बैंड को अपसेट करने के चांसेस नहीं होते। किसी भी कंट्रोवर्शियल या झगड़े वाली सिचुएशन से ये भागने की कोशिश करते हैं। इनका रिश्ता टच मी नॉट भी होता है, तो आपस में झगड़े ना हो, ओवर डिस्कशन ना हो, इसलिए एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटीमेट बातें या फ्रेंडली बातें करना डिस्कस नहीं करते। बट ओवरऑल अगर सोशल इम्पैक्ट पे देखा जाए तो इनकी शादी को बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये इसी परसेप्शन को जीना और मतलब रहना पसंद करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो सोशल आउटलुक से इनकी जो मैरिज है ये परफेक्ट होती है, लेकिन आपसी डिस्कशन, आपसी इंटीमेसी उतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि ये एक दूसरे को अपसेट करने में बिलीव नहीं करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे बात करूंगी, कुछ ज़रूरी चीज़ें आपके पहलू की आपको दिखाऊंगी और हम बात करेंगे भाग्य मीटर पर, इसलिए हमारा शो ज़रूर देखें। कल मैं आपका इंतज़ार करूंगी। बाय बाय, ठीक है। साकार करें सपने अपने।